ओके, हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? हाउ इज यू एवरीवन? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर क्लास 11th का लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है, ये लेक्चर सर इतना लंबा क्यों जा रहा है? लेक्चर लंबा इसलिए जा रहा है कि शॉर्ट टाइम वीडियोस बनने 20-25 मिनट के बीच 15-20 मिनट के वीडियोस बनते हैं उसमें। ठीक है, इसलिए लंबा जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म 4-5 क्लासेस में ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, थोड़ा सा लंबा में। अब इस हीट ट्रांसफर चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था ब्लैक बॉडी। क्या पढ़ा था हमने? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो परफेक्टली टोटल के टोटल हीट को क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट इज नोन एज द ब्लैक बॉडी। पढ़ा था हमने कहा था कि अगर कोई सरफेस पे अगर हीट को इंसिडेंट करवाया जाए तो वहां पे तीन फेनोमेना हो सकता है। हो सकता है हीट रिफ्लेक्ट कर जाए, हो सकता है हीट एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है हीट ट्रांसमिट कर जाए। तीन चीजें हमने पढ़ा था। हमने एब्जॉर्प्शन को हमने बताया था, ए से डिनोट किया था। ये हमने रेडिएशन को किसे बताया था? हमने क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन को हमने डी से रिप्रेजेंट किया था और रिफ्लेक्शन को हमने आर से रिप्रेजेंट किया था ना हमने। ये तीन घटनाएं हमने देखा था। तो हमने देखा था कि अगर ए का वैल्यू 1 हो जाता है, इसका मतलब है कि बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर हमने देखा था कि एक आर का वैल्यू कितना है जी, 1 हो जाए, अब बाकी ए और टी का वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब परफेक्टली रिफ्लेक्शन हो गया होगा, हीट पूरा बाहर निकल गया होगा। फिर हमने पढ़ा था कि अगर टी का वैल्यू 1 हो जाए, ए और आर का वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब है बॉडी परफेक्टली ट्रांसमिट कर गया होगा, लाइट को परफेक्टली ट्रांसमीटर कहलाएगा वो। और लाइट को क्या किया होगा उन्होंने? एब्जॉर्ब नहीं किया होगा, रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा। आई बात समझ में? ये चीज हमने डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज नोन एज द हेडिंग इज एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या कहते हैं उसको? एब्जॉर्प्टिव पावर। ए बी एस ओ आर पी टी आई पी, एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको हम दर्शाते किससे हैं जी? इसको हम ए से दर्शाते हैं। क्लियर करवाते हैं। तो ए बराबर लास्ट क्लास में पढ़ा था ना हमने क्या पढ़ा था जी? हमने एक रिलेशन पढ़ा था, 1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? क्यू आर बाई क्यू प्लस पढ़ा था हमने क्यू ए बाई क्यू, पढ़े थे ना? हमने पढ़ा था क्यू टी बाई क्यू, ये पढ़े थे। ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस? दिस इज द हीट ऑफ द रिफ्लेक्शन टू द इंसिडेंट हीट, है कि नहीं है जी? इंसिडेंट हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द इंसिडेंट हीट ऑफ ट्रांसमिशन टू द इंसिडेंट हीट। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो क्या बोलेंगे कि एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है जी? इट इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या होता है जी? एनर्जी एब्जॉर्ब टू द एनर्जी इंसिडेंट, टू द एनर्जी इंसिडेंट। देखिए जी, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of, it is the ratio of, it is the ratio of energy absorbed to the energy incident, to the energy incident. It is the ratio of energy absorbed to the energy incident. क्या रेशियो होता है इसका? एब्जॉर्ब एनर्जी को इंसिडेंट एनर्जी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ए बराबर हो गया क्या जी? एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्या हो गया? एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास। किधर है पूरी बातें? बोला जा सकता है एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? एब्जॉर्प्टिव पावर कोई भी बॉडी का डिफाइन होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ, क्या जी? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। कोई बॉडी अगर कुछ फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट क्या करता है जी? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं? किस में से? इंसिडेंट में से। इसलिए क्या कहा जाता है जी? दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं उसको। क्लियर है? इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, क्या जी बोल सकते हैं उसको? द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्या जी? फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय बॉडी नोन एज द एब्जॉर्प्टिव पावर। दूसरा डेफिनेशन भी है इसका, लिख लीजिए जी,
और करके, है ना, ये द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट, क्या जी, द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन absorbed by body called absorptive power, ठीक है, absorptive power कहते हैं उसको। इधर है पूरी बातें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमिसिव पावर। कौन सा पावर है? एमिसिव पावर। एमिसिव पावर एमिसिव पावर, ठीक है। EMISSIV, एमिसिव पावर, क्या कहते हैं उसको? एमिसिव पावर, दैट इज नोन एज द ई, कैपिटल ई कहते हैं उसको, एमिसिव पावर, ठीक है। एमिसिव पावर। अच्छा, लास्ट में जो हमने पढ़ा अभी क्या थी? एब्जॉर्प्टिव पावर। तो कोई भी ब्लैक बॉडी के लिए ए का वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1 होगा। एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होगा? 1 होगा। फॉर एनी ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। ऊपर भी देख लेना इस बात को, है ना। फॉर एनी ब्लैक बॉडी, किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। एमिसिव पावर, इट इज द रेशियो, क्या लिखे थे? ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? एमिसिव पावर में देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड per unit area per unit time called emissive power। एमिसिव पावर के नाम से जाना जाता है। क्या है जी एमिसिव पावर? इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द, क्या कहते हैं उसको? एमिसिव पावर। एनर्जी रेडिएटेड का मतलब होता है एमिसिव पावर में दैट इज क्यू, कितना हीट रेडिएट हुआ, एनर्जी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। ठीक है, पूरी बात है। दैट इज नोन एज द, यानी कि बोल सकते हैं पर यूनिट एरिया में चेंज इन एरिया भी बोल सकते हैं, चेंज इन टाइम बोल सकते हैं। शॉर्टकट में इसको बोले तो Q बाई AT भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया आपका एमिसिव पावर। याद रहेगा, हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो दिक्कत क्लियर है? पूरी बात है, कोई परेशानी अब तो हुई है नहीं, होना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट टर्म है आपका स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जो होता है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर होता है, इट इज द इमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। क्या होता है? इट इज द इमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट हीट इज द नोन एज द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। क्या कहते हैं उसको? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का क्या होता है जी? इट इज द ratio of emissive power, it is the ratio of emissive power to the, it is the ratio of emissive power to the, it is the ratio of emissive power to the wavelength. It is the ratio of emissive power to the wavelength at
at it is a wavelength ratio of emissive power to the wavelength called क्या कहते हैं उसको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कॉल्ड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। E लैम्डा इज इक्वल टू जो होता है d इज द स्मॉल चेंज इन द एमिसिव पावर टू द d लैम्डा। अगर इसी को बोला जाए तो क्या आ जाएगा जी? दैट इज द E बाय लैम्डा। क्या आ जाएगा? E बाय लैम्डा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। E इज द एमिसिव पावर। क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं उसको? एमिसिव पावर। एमिसिव पावर टू द क्या कहते हैं उसको जी? वेवलेंथ। एमिसिव पावर टू द वेवलेंथ। E लैम्डा इज इक्वल टू एमिसिव पावर टू द वेवलेंथ। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। You get the ratio of emissive power to the wavelength called spectral emissive power। ये सब शॉर्ट डेफिनेशन है जो आपको याद। ओके क्या? स्पेक्ट्रल पॉजिटिव हाँ ठीक है। एमिसिविटी क्या होता है जी? व्हाट इज एमिसिविटी? एमिसिविटी जो होता है क्या होता है? एमिसिव पावर। क्या होता है जी? एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे जो है किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर क्या होगा? उसी में किससे भाग दे देंगे? एमिसिव पावर जो है एमिसिव पावर ऑफ क्या थी? ब्लैक बॉडी। एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी पड़ेगा ना? ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर टी पे इसी टेम्परेचर क्या कहा हमने? ये रेशियो होता है एमिसिविटी कि किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर कितना टेम्परेचर पे? टी टेम्परेचर पे को अगर डिवाइड कर देते हैं एमिसिव पावर किसका जी? ब्लैक बॉडी को किसके जी? सेम उसी टेम्परेचर पे टी टेम्परेचर पे ही तो क्या निकल जाता है? उसका एमिसिविटी निकल जाता है। क्या निकल जाता है? एमिसिविटी। यानी कि E इज इक्वल टू जो आ गया ये क्या आ गया? एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी। ओके ये हो गया आपका एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला है उसको याद रखिएगा। बहुत एप्लीकेशन करेंगे इसका बाद में हम लोग सब चीज इसको। हाँ तो बेसिकली अब जो आ रहे हैं गाइस हम लोग वो है हमारा किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ जी? किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर, क्या बोला हमने? एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का जो रेशियो होता है वो सेम होता है सारे ही सब्सटेंस के लिए किसी भी टेम्परेचर पे दैट इज आल्सो इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बराबर होता है। क्या बोला हमने? किसी भी एमिसिव पावर ऑफ द एनी बॉडी टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द एनी बॉडी इज सेम फॉर ऑल द सब्सटेंस at any temperature that is also equal to the emissive power of the black body। बोला जाए तो क्या कहता है किरचॉफ्स लॉ? ये हो गया E एनर्जी, E हो गया आपका किसी भी बॉडी का, ये हो गया एब्जॉर्प्टिव पावर। अरे समझे? ये हो गया E किसी भी बॉडी का, ये हो गया A किसी भी बॉडी का। एब्जॉर्प्टिव पावर होता है ना ये तो दैट इज इक्वल टू E हो जाएगा कौन से बॉडी का जी? ब्लैक बॉडी का। एब्जॉर्प्टिव ये एमिसिव पावर को इसी ही डिनोट करता है ना। अरे समझे बात को? ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए इस नियम को, लिख लीजिए जी क्या कहता है। देखिए दिस लॉ स्टेट दैट, देखिए दिस लॉ state that the ratio of emissive power of a body to the absorptive power emissive power of the body to the absorptive power
of body is same for all substance, same for all substance, all substance for a given wavelength, for a given wavelength, that is also equal to, that is also equal to क्या जी, किसके इक्वल हो जाएगा, एमिसिव पावर ऑफ क्या जी, ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, कोई डाउट अब तो ये नहीं होनी चाहिए। ये नियम क्या कहता है, एमिसिव पावर का जो रेशियो होता है ना जी, टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, देख रहे हैं, जो सभी के लिए सेम होता है किसी भी टेम्परेचर पे, दैट इज इक्वल टू द इसके जी ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए ये प्रूव भी कर देता है, जो गुड एमिटर होता है, क्या बोला जी, जो गुड एमिटर होता है वो गुड एब्जॉर्बर भी होता है। क्या बोला आपने, जो गुड एमिटर होता है, जो अच्छा एमिट करता है, जो अच्छा एमिट करता है वो अच्छा एब्जॉर्ब भी करता है। ये समझे क्या कहा हमने कि एमिसिव पावर कोई भी बॉडी का टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, दोनों का जो रेशियो होता है क्या होता है जी, सेम होता है सारे टेम्परेचर पे। मतलब जो अच्छा एमिट करेगा लाइट को वही अच्छा एब्जॉर्ब भी करेगा। इसीलिए हमने ये सुना है कि सन भी एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को एमिट करता है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब, ये हीट को एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छा करता है। आई बात समझ में? इसलिए वो ब्लैक बॉडी कहलाता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। आई बात समझ में? तो सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्यों कहलाता है? क्यों कहलाता है? क्योंकि अच्छा लाइट को एमिट भी करता है वो, तो हीट को एब्जॉर्ब भी करता है। समझ में आ गई बातें? ये कौन प्रूव करके दिया? किरचॉफ भाई साहब ने। किसने प्रूव करके दिया? किरचॉफ भाई साहब ने। इसलिए लिखिए यहाँ पे नीचे हेंस, हेंस, हेंस it is conclude that क्या जी, good emitters are good क्या जी, absorber, है ना, good absorbers, ABSORBERS, good absorbers। ठीक है, तो ये जो अच्छा हीट को क्या करता है, ये जो it is the conclude that good emitters are good absorbers, जो अच्छा emitters होता है वो अच्छा absorber भी होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बताओ इसको। ये हो गया। इसीलिए एग्जांपल लीजिए, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के एग्जांपल क्या है जी, सनलाइट। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसको, ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स है जो आपको इसके बारे में किरचॉफ लॉ को डिफाइन करता है। जैसे हमने कहा कि सन जो है जितना हीट रेडिएट करता है उतना ही हीट एब्जॉर्ब भी करता हो। आई बात समझ में? तो अभी हमने कहा था कि आप जैसे कि थर्मोफ्लास्क में अगर उसको बॉटल को अगर बाहर से क्या कर दिया जाता है, पेंट कर दिया जाता है थर्मस में, तो क्या होता है, सिल्वर कर देने की वजह से जो बाहर का हीट है वो क्या करता है, बाहर का हीट उस पे पड़ा, तो पेंट होने की वजह से हीट तो एब्जॉर्ब कर लिया हो, बाहर का हीट एब्जॉर्ब कर लिया तो हीट एमिट भी तो करेगा ना। तो हीट को ये क्या किया जी कि अंदर वाला जो था वो गरम का गरम ही रह गया, अंदर वाला क्या था, गरम का गरम ही रह गया, है कि नहीं। सिल्वर सरफेस ऑफ द थर्मल फ्लास्क डज नॉट एब्जॉर्ब मच हीट फ्रॉम द आउटसाइड, ज्यादा हीट बाहर से एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो स्टॉप आइस फ्रॉम द मेल्टिंग क्विकली, इसलिए अंदर से क्या होगा जी, मेल्ट होने से अगर ज्यादा हीट मिल जाता उसको, हीट अगर ज्यादा मिल जाता तो अंदर में जो आइस था तो क्विकली जो है सो मेल्ट कर जाता। अरे बोलो, फ्रीज में जो है, मतलब फ्रीज में अगर बाहर से हीट आए तो क्या होगा, अंदर का जो आइस है वो आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा ना। अरे बोलो ना यार, एक डब्बा में आप जो है आइस को रखो, प्लास्टिक के बॉटल में एक डब्बा आइस रखो, तो क्या होगा,
बाहर से जो हीट आएगा उस डब्बा में पड़ेगा तो आइस मेल्ट होगा या नहीं होगा? आइस मेल्ट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। पर यही थर्मस में रख दो आप तो थर्मस में मेल्ट नहीं करेगा, जैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से जो हीट आ रहा है उसको ये बाहर वाला जो सिल्वर होने की वजह से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब एब्जॉर्ब नहीं किया तो हीट हुआ नहीं बाहर से उसको गर्मी लगी नहीं, तो बाहर से उतनी गर्मी लगी नहीं उसको, इस वजह से वो मेल्ट हुआ ही नहीं। आई बात समझ में? जैसा था क्विक ना, तो क्विक जो है सो मेल्ट होने से थोड़ा सा बचता है। तो सिल्वर सरफेस डज नॉट रेडिएट मच हीट फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से वो ज्यादा हीट को रेडिएट नहीं करता है। तो क्या जी प्रिवेंट हॉट लिक्विड फ्रॉम द बिकमिंग द कोल्ड क्विकली, इसलिए जो होता है गर्म लिक्विड जो होता है क्या हो जाता है जी, जल्दी ठंडा हो जाता है। ये समझे? इस वजह से रेड ग्लास अपीयर रेड एट द रूम टेम्परेचर, कोई रेड कलर का ग्लास जो होता है वो रेड ही दिखता है रेड टेम्परेचर पे। दिस इज बिकॉज इट एब्जॉर्ब ग्रीन कलर स्ट्रांगली। क्या करता हूं? रेड ग्लास रेड क्यों दिखता है रूम टेम्परेचर पे? ओके हाँ, तो कोई रेड कलर की चीज रेड कलर क्यों दिखा आपने को? क्योंकि वो रेड लाइट क्या किया, बहुत सारा लाइट उस पे पड़ा ग्लास पे। सनलाइट में सारे कलर है ना, अब सारे कलर उस पे पड़ा तो उसने रेड कलर का जो ग्लास था वो क्या किया, सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, बचा उसमें कौन सा कलर, रेड कलर। तो रिफ्लेक्ट भी क्या करेगा, वो रेड करेगा, इसलिए हमको रेड कलर ही दिखता है वो। तो रेड ग्लास अपीयर द रेड एट द रूम टेम्परेचर बिकॉज़ इट एब्जॉर्ब द ग्रीन कलर स्ट्रांगली। कौन सा कलर जी, ग्रीन कलर को बहुत स्ट्रांगली वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और हीटेड क्या जी, इफ इट इज हीटेड इन द फर्नेस, अगर उसको आप किसी चूल्हा में अगर आप क्या करो उसको आग में उसको गर्म करोगे तो इट ग्लोज विद द ग्रीन लाइट। कौन सा लाइट दिखेगा उसमें, आपने देखा होगा फर्नेस में आग जो चलाता है चूल्हा, उसमें आपको लाइट थोड़ा ग्रीन कलर का दिखता है, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं उसको, ठीक है। ओके ओके आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन कलर का दिखता है। दिस इज बिकॉज इट्स एमिट ग्रीन कलर स्ट्रांगली एट अ हायर टेम्परेचर, इसलिए क्या करता है हाई टेम्परेचर पे ग्रीन कलर को एमिट करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या है, फ्रॉम द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो कुछ कंक्लूजन को बताता है, कंक्लूजन को बताता है, निष्कर्ष को दिखाता है। क्या निष्कर्ष दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि हायर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, हायर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी हायर इज द एरिया अंडर कर्व। जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा बॉडी का उतना ज्यादा एरिया को बनाएगा। क्या बोला, हायर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हायर द एरिया अंडर द कर्व, वो कर्व का एरिया उतना ही ज्यादा बनाएगा। दैट इज more amount of energy is emitted by the body at a higher temperature। इसका मतलब क्या है जी कि किसी भी बॉडी क्या जी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है बॉडी के द्वारा एमिट करेगा किसी भी ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। आई बात समझ में, पहला नियम ये करता है। दूसरा क्या कहता है, द एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी एट द डिफरेंट टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म, अलग अलग टेम्परेचर पे यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। उस मतलब में क्या कहा हमने, ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा पर ये एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, चेंज हो सकता है। आई बात समझ में, ओके ठीक है। फिर तीसरा क्या कहता है, हाँ गाइस देखिए उसमें, तो ये अब जो कह रहा है इसमें तीसरा बात क्या कह रहा था, फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ, फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट वेवलेंथ द एनर्जी एमिटेड इज वेरी स्मॉल। लंबा और छोटा वेवलेंथ के लिए क्या होगा, लंबा या छोटा वेवलेंथ के लिए एनर्जी जितना एनर्जी एमिट करता है वो क्या रहता है, बहुत ही छोटा होता है। क्लियर है, पूरी बातें ध्यान रखिएगा, सुन लो। फॉर ए गिवन टेम्परेचर देयर इज अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी भी दिए गए टेम्परेचर के लिए, किसी भी दिए गए टेम्परेचर के लिए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा जो होता है व्हिच द एनर्जी एमिटेड ई लैम्डा इज मैक्सिमम। अगर कोई भी दिया गया टेम्परेचर के लिए ई लैम्डा क्या है, व्हाट इज द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या हो जाएगा उसका, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए दिए गए वेवलेंथ के लिए ये मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, मैक्सिमम। देखो ना यहाँ पे 2000 ज्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पे ई लैम्डा कितना है, ज्यादा है, फिर थोड़ा कम हो गया तो ये थोड़ा नीचे हो गया, फिर थोड़ा उससे कम हो गया तो और नीचे हो गया। तीसरा बात क्या कहता है कि बढ़ते हुए वेवलेंथ में टेम्परेचर के साथ में विथ एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ब्लैक बॉडी का तो मैक्सिमा जो है, मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा जी, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट। देख लो थोड़ा ध्यान से,
अभी देखिए यहाँ पे ये जो है ये कर्व है, यहाँ पे ये कर्व है 2000 केल्विन पे और ये है 1500 केल्विन पे। जैसे जैसे वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, देखो ना ये मैक्सिमा शिफ्ट हो गया। अभी मैक्सिमा यहाँ पे था, रेखा इसको कहते हैं लैम्डा m1 कह देते हैं उसको। अभी देखो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया तो ये देखो यहाँ पे वेवलेंथ शिफ्ट हो गया इसका, देखो ना ये कर्व शिफ्ट हो गया इसका आगे की तरफ, यानी कि लैम्डा m2 कह देते हैं उसको। अभी इसमें देखो शिफ्ट हो गया, इसको कहते हैं लैम्डा m3 कह देते हैं उसको। कोई दिक्कत वाली बात? ये जो लैम्डा m जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, देखो ना बढ़ते टेम्परेचर के साथ में है ना, यहाँ पे लैम्डा m डिक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत? यानी कि ये हो गया आपका लैम्डा m into t इक्वल्स टू क्या हो गया b, दैट इज लैम्डा m into t जो है वो किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल आ गया। जहां पे क्या है जी, वेयर b क्या है जी, वाइन्स कांस्टेंट है। b क्या है जी, वाइन्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, दिख रहा है वीडियो में, वाइन्स कांस्टेंट है। अब b का वैल्यू कितना होता है गाइस? 0.282 सेंटीमीटर केल्विन के होता है, इक्वल हो जाता है, समझे? दैट इज नोन एज द वाइन्स कांस्टेंट। क्लियर है पूरी बात है? आसान भाषा में वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि वेवलेंथ जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। किसके जी? इजी लैंग्वेज में क्या बोला हमने? वेवलेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। आई बात समझ में? ऑनलाइन वाले बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है क्या कहता है वाइस डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या कहता है लैम्डा m जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अंडरस्टैंड? ध्यान रखिएगा उसको। कोई डाउट बच्चा? जहां पे b क्या होता है दैट इज नोन एज वाइस कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? वाइस कांस्टेंट कहते हैं। पॉजिटिव आस्क मी डाउट।